प्यारे बच्चों, आज हम आपको बाबर के हिस्ट्री में उसके पार्ट 2, क्योंकि एक वीडियो में बाबर के बारे में शुरू किया था लेकिन टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, तो ये आगे का टॉपिक इस वीडियो में दे रहे हैं। तो बाबर का पार्ट 2, तो आइए इसको देखते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ये 4 युद्ध हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध। यहीं से आपको याद करना शुरू करवा रहे हैं। देखिए कैसे, पहले तो ये चारों युद्धों को सीरीज से याद कर लीजिए। कैसे आपको याद होगा? मान लीजिए आप घर में आए, अपने घर में पहुंचे, तो क्या हुआ? आपने पहले पानी पिया, पानी पीने के बाद खाना खाए, खाना खाने के बाद रात चांदनी रात थी, तो चांदनी रात में आप घूमने निकल गए, तो देखा रास्ते में कुछ डांसर डांस कर रही हैं घाघरा पहन के, तो ये हो गया। अब देखिए ये चारों युद्ध आपको सीरीज से याद हो जाएगा। पहला, आप घर में पहुंचे, दिन भर काम से थक करके घर में पहुंचे, तो क्या पिया? पानी पिया, तो पानीपत का युद्ध। फिर क्या किया? खाना खाया, तो खानवा का युद्ध। उसके बाद रात चांदनी रात थी, तो घूमने निकले, तो चंदेरी का युद्ध। और जब रास्ते में पहुंचे तो देखा कुछ डांसर डांस कर रही हैं घाघरा पहन के, तो घग्गर का युद्ध। ये 4 युद्ध, अब आशा है ये चारों युद्ध आपको याद हो गया होगा। अब ये चारों युद्ध जो है, देखिए सीरीज से हर साल लड़े गए। देखिए 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घग्गर का युद्ध। इस तरीके से चारों युद्ध, यानी पानीपत का युद्ध 26, तो 26, 27, 28, 29 चारों युद्धों का सन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना, चारों युद्ध पानीपत, उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घग्गर का युद्ध। अब पानीपत का युद्ध 26 में, खानवा का युद्ध 27, चंदेरी का युद्ध 28 और घग्गर का युद्ध 29 में। आशा है ये चारों युद्ध दिमाग में आ गए होंगे और इनका सन भी आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं कि कौन सा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। तो देखिए पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर से हुआ था। इसमें बाबर जीता था। देखिए ये 4 युद्ध जो लड़े गए, इन चारों युद्धों में कौन जीता था? बाबर ही जीता था। तो आपको ये नहीं सोचना कौन जीता कौन हारा, बाबर ही जीता था इन चारों युद्धों में। तो पानीपत का जब युद्ध हुआ तो किससे हुआ? इब्राहिम लोदी से, इब्राहिम लोदी से। अब ये कैसे आपको याद होगा? आज इसको याद करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक देखिए यहां से लिखा है ई, फिर लिखा है ब्राहीम, ब्राहीम, ध्यान से देखिएगा, लोदी। तो ऐसे करिए कि एक ब्राह्मण, ब्राहीम, ब्राह्म, तो हो जाएगा एक ब्राह्मण था। तो जैसे सोचिएगा एक ब्राह्मण, तो तुरंत इब्राहिम दिमाग में आएगा। जो लौकी उगाता था, देखिए लोदी है, लोदी, तो लौकी उगाता था और उसके पास एक पानी का बहुत बड़ा ताल था, उसी के पास लौकी उगाता था पानी का। बाबर ने कहा इसके पानी के तालाब को हमला करके जीत लें। तो ऐसे सोचे, वो बेचारा ब्राह्मण कमजोर पड़ गया और बाबर जीत गया, हमला करके पानी के तालाब को छीन लिया, उसकी लौकी भी छीन ली। दरअसल इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था।
और इससे लड़ाई हुई। उसके बाद जो बाबर इससे लड़के फिर दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया था। तो पहली घटना हो गई। पहली घटना क्या हुई? एक ब्राह्मण, तो ए से ब्राह्म, तो ये इब्राहिम, जो ब्राह्मण लौकी करता था, लौकी लोदी, ठीक, उसके पास पानी का एक बड़ा तालाब था, ठीक है। बाबर ने हमला किया। बाबर बहुत बलवान था, तो हमला किया। तो क्या किया? हमला करके उस बेचारे का पानी छीन लिया। तो इसका मतलब छीन लिया यानी बाबर जीत गया। अब दूसरा देखते हैं, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध देखिए, खानवा का युद्ध राणा सांगा से हुआ था। मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा, ये मेवाड़ के शासक थे, इनसे हुआ था। तो कल्पना कीजिए, मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, तो इनके नाम से ही राणा, यानी बहुत बहादुर थे। बहादुर थे तो ये सांग बहुत गाते थे। क्या गाते थे? सांग, सांगा, राणा सांगा, सांग गाते थे, है ना। तो बाबर ने कहा ये जो है खूब खाता है और गाना गाता है दिन भर, इसका जब खाना छीन लेंगे तो जो है ये गाना छोड़ देगा। तो हमला किया और राणा सांगा का जितना खाना था, यानी उनके खाने का अनाज सबको लूट लिया। अब बेचारे गाना कैसे गाएंगे? गाना, सांग खाने के लिए पेट भरा हो तब तो न मन से गाना निकलेगा, है ना। तो उनका खाना ही छीन लिया तो बेचारे का गाना बंद हो गया। यानी राणा सांगा का खाना छीन लिया बाबर ने खानवा के युद्ध से। तो हो गया खानवा के युद्ध से बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, मेदनी राय। मेदनी राय से चंदेरी का युद्ध हुआ था। कहाँ पे? चंदेरी का युद्ध। तो यहाँ कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, एक राजा थे, तो राजा जो है उनके राज्य में मैदा बहुत होता था। मेदनी राय है ना, राजा के राज्य में मैदा खूब होता था। तो मैदे से वो तरह तरह के पूरी, पराठे, पनीर, पिज्जा सब बनाते थे। तो जब ये बनाते थे तो बाबर का मन ललचाया, कहा इसका मैदा बहुत बढ़िया होता है और पूरी पराठा और सब बनाता है, लाओ हमला करके हम छीन लें। तो चुप्पे से गया। चांदनी रात थी, चांदनी रात थी और राजा साहब आराम से मैदे का पनीर, पिज्जा, पूरी भोजन कर रहे थे। बस बाबर ने हमला किया, इनका कुल मैदा छीन लिया। तो मैदा छीन लिया। कब हमला किया? चांदनी रात में हमला किया। तो चंदेरी का युद्ध और मेदनी राय से मैदा छीन लिया। मैदे से ही लजीज पकवान बनते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए घग्गर का युद्ध। घग्गर का युद्ध अफगानों से हुआ था। देखिए क्या है कि बाबर जो है टर्की का था, यानी उज्बेकिस्तान का था, वो अफगानिस्तान का नहीं था। और ये अफगानिस्तान उस समय भारतीय भूभाग में आता था। तो अफगान के लोग बाबर को हमला करने के लिए, भारत में आने के लिए अफगानिस्तान पे, काबुल का वही रास्ता है, उसी रास्ते से आना था। तो अफगानियों ने डट के बाबर का मुकाबला किया, है ना। लेकिन जो है बेचारे हार गए। अब बाबर जो है उनको कुचलते हुए आगे बढ़ाया, आगे बढ़ता चला आया काबुल के रास्ते, यानी अफगानिस्तान होते हुए दिल्ली पहुंच गया, आगरा पहुंच गया। तो अब बताइए अफगानों को कुचला होगा ना, है कि नहीं। तो
इसको इस तरीके से, ये टर्की तुर्क थे, सुन्नी मुसलमान थे, तुर्क थे, और ये चला तो अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश किया, तो अफ़गानियों ने जो है विरोध किया, तो इसने पहले अफ़गानों को मार दिया। तो ये हो गया। अब देखिए, अब घग्गर का युद्ध है ना, तो कर लीजिए। अब बाबर के सारे सैनिक घाघरा पहन के स्त्रियों के वेश बना के अफ़गानियों के सामने आ गए। अफ़गानी जो पठान थे, मर्दराज पठान बड़े मर्द होते हैं ना, तो ये घाघरा पहने औरतों को देखा तो ये लोग कुछ बोले नहीं, बस वो लोग जब नज़दीक आए तो मार दिए तलवार से, बेचारे अफ़गानी मर गए। ठीक, आशा है ये चार के चारों युद्ध आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब आगे देखते हैं। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें इसने बाबर ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? तो तुगलमा युद्ध नीति अपनाई। तो कोई ऐसे नहीं, इसको आप तुगलकी युद्ध नीति कह सकते हैं या मुगलिया युद्ध नीति कह सकते हैं। और तोप खाने का प्रयोग किया। अब उसके पास तोप था, तोप का मुकाबला कोई और भारत में कर नहीं सकता था, क्योंकि भारत में तोप बाद में आई है और इसके पास तोप पहले से थी, इसी वजह से तो ये जीत गए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी युद्ध नीति कौन थी? तो ये हो गया तुगलकी, चाहे तुगलकी करिए, तुगलमा युद्ध नीति, और ता से तुगलमा और ता से तोप। यानी कल्पना कीजिए, बाबर जो है बहुत बर्बर था, उसने तोप का प्रयोग किया, और तोप का प्रयोग किया तो तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसके दो निशानेबाज बड़े जबरदस्त थे और ऐसे सटीक निशानेबाज थे कि वो चुपचाप बैठ के एक जगह से निशाना लगा दें तो दूसरे जो है पक्ष का जो राजा होता था, सैनिक, बड़ा सैनिक अधिकारी होता था, उसको तीर चुपचाप लग जाता था। इतने ज़बरदस्त निशानेबाज थे। इन दो का नाम था, एक उस्ताद अली, एक मुस्तफ़ा बाबर। तो देखिए, बड़े आराम से याद हो जाएगा। यानी बाबर के दो निशानेबाज थे, एक खुद बाबर कह लीजिए और दूसरा उसका उस्ताद। ये दो निशानेबाज थे, ऐसे कह सकते हैं। क्या बाबर, ऐसे सोचिए कि बाबर बहुत निशानेबाज था, निशाना ना होता तो इतना युद्ध कैसे जीतता? तो बाबर निशानेबाज था, तो निशाना तो यानी मुस्तफ़ा बाबर, और दूसरा क्या था? उसका उस्ताद, वो भी निशानेबाजी का उस्ताद था, यानी उस्ताद अली। ये दो जो है निशानेबाज थे बाबर के, जो इसका ट्रम्प कार्ड सिद्ध होते थे। हारे चाहे जीते, वो चुप्पे से। निशानेबाज का काम क्या है? वो कहीं एक जगह बैठेंगे और किसी एक मुख्य अधिकारी, मुख्य सैनिक और लड़ रहा है मैदान में, उसके ऊपर तीर मार दिए और जाके पट्ट से लग गया, घायल हो गया, गिर गया। अब देखिए, बाबर को दो उपाधि मिली थी। एक उपाधि उदारता के लिए मिला, यानी खूब मारपीट करे, लूटे और उसके बाद लोगों को, जनता को लुटा दे। तो इसके लिए इसको कलंदर की उपाधि मिली, कलंदर। तो इसको कह सकते हैं कि बाबर जो है बर्बर होने के साथ बहुत बड़ा कलाकार भी था, इसलिए सब उसको कलंदर भी कहते थे, कलंदर भी कहते थे। और एक दूसरी उपाधि मिली थी उसको खानवा के युद्ध के बाद, गाजी। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, खानवा के युद्ध में खाना जम के लूट के अपने घर में गाज लिया था। तो इसके जो सैनिक थे बहुत खुश हुए कि खाने पीने के सामान की कोई कमी नहीं है, सब गजा हुआ है, तो इसको कहेंगे गाजी, गाज लेता है लूट के। तो दो उपाधि इसको मिली, क्या क्या? एक कलंदर और दूसरी गाजी की उपाधि मिली। अब आ जाते हैं, देखिए इसकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हो गई 1530 में। और कब हुई? देखिए,
48 साल की अवस्था में मृत्यु हो गई। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको याद होगा ये 47-48 साल पे मरा। हमने बताया है कि 1483 में इसका जन्म हुआ है ना। तो 1483 में जन्म हुआ। अब 83 7 90 उसको कर लीजिए और 10, तो ये हो गया इसका ये 1530 है, 30 ये और 83 7 90 10 17 साल वो, यानी लगभग 47, यानी 47 से 48 साल की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी 1530 में। तो आप ये अगर जन्म याद है उनका, बर्थ डेट याद है, बर्थडे का सन 1483, तो इतना जानिए कि बाबर वास्तव में 48 साल जिंदा था, 47-48 साल। तो एग्ज़ाम में जब ऑप्शन आएगा तो उसके जन्म से 48 साल जोड़ दीजिए, उसी के आसपास आपको 1530 मिल जाएगा। ऑप्शन उस पर टिक मार सकते हैं। और मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में हुई, आगरा में। तो आगरा में इसको दफनाया गया, वो जगह बन गई आराम बाग, जहाँ बाबर आराम करने लगा। आराम बाग, यहीं पे इसको दफनाया गया। और बाद में काबुल ले जाया गया, और काबुल में उसने एक इच्छा अपनी जताई थी कि इस जगह मुझे दफना दिया जाएगा, तो उस जगह पे उसको दफना दिया गया। यानी मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में हुई थी, 48 साल की अवस्था में। और बाबर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा लिखी थी, और इसको फारसी में ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी अनुवाद किया। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, बाबर ये खाना यानी कल्पना कीजिए बाबर का ही ये खाना खाते थे अब्दुल रहीम। तो बाबर का खाना खाते थे, तो बाबर का गाना भी तो गाएंगे। तो बाबरनामा की रचना किसने की? फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने। प्यारे बच्चों, आशा है कि ये सब का सब दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार हम जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, इसके बाद 1-2 बातें और बताएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ? प्रमुख युद्ध लड़े गए जिसमें बाबर जीता। तो पहला कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घग्गर का युद्ध। अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। फिर 26, 27, 28, 29, 4 साल में 4 युद्ध लड़ा और चारों जीत लिया। अब देखिए, पहला युद्ध किसके साथ हुआ? तो एक ब्राह्मण जो लौकी उगाता था उसके पानी के तालाब को छीन लिया, यानी इब्राहिम लोदी से हुआ उसका पानीपत का युद्ध। दूसरा किससे हुआ? खानवा का युद्ध राणा सांगा से हुआ। इसमें क्या हुआ कि सांगा बहुत सांग गाते थे, तो इनका हमला करके इनका खाना पानी छीन लिया कि न भूखे रहेंगे तो गाना क्या निकलेगा। तो खानवा का युद्ध हो गया। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध चांदनी रात थी, और एक शासक थे मैदा, उनके राज्य में मैदा खूब होता था, मैदे पनीर पराठा खाते थे, तो मेदिनी राय, और ये मेदिनी राय का युद्ध हुआ, मेदिनी राय हार गए। तो चंदेरी का युद्ध हुआ। और घग्गर का युद्ध किससे हुआ? अफगानों से हुआ। तो 26, 27, 28, 29, 4 साल में 4 युद्ध इसने जीते। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया? तो तोप का प्रयोग किया और तुगलमा नीति। तो तोप तासे तुगलमा नीति का युद्ध नीति का प्रयोग किया। ये 2 बातें हो गई। 2 इसके निशानेबाज बड़े सटीक थे। कौन? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर इसके निशानेबाज थे। तो कैसे याद कर सकते हैं? खुद एक बाबर, समझ लीजिए बाबर खुद निशानेबाज था, और एक उसका उस्ताद था, वो भी ज़बरदस्त निशानेबाज था। तो 2 निशानेबाज हो गए।
उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली और खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि मिली। तो सोचिए कि बहुत कलाकार था, इसलिए कलंदर बन गया, और खानवा के युद्ध से सारा खाना पीना छीन करके गाज लिया तो गाजी की उपाधि हो गई। इसके बाद जो है मृत्यु कब हुई? 1530 में। तो 48 वर्ष की अवस्था में, आप 47-48 का रेशियो रखिए, इसी वर्ष की अवस्था में 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई? आगरा में हुई। फिर उसको दफनाया कहाँ गया? आरामबाग में दफनाया गया, आगरा में ही। बाद में उसको वहाँ से उठा करके और काबुल ले गए, काबुल में फिर दफनाया गया बाबर को। ये हो गया। बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, और बाबरनामा को किसने जो है फारसी में ट्रांसलेट किया? अब्दुल रहीम खाना ने। तो खाना उनका नमो है, खाना। तो बाबर का खाते थे, इसलिए बाबर की रचना किए, बाबरनामा। 2 टॉपिक और छोटी छोटी इसको भी बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, दो टॉपिक और देख लीजिए। देखिए, मुंबई यान एक पद्य शैली था, हमने एक कविता की एक शैली थी। इसका जन्मदाता बाबर को माना जाता है। मुंबई यान पद्य शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? बाबर को। ठीक, कैसे याद कर सकते हैं? बस ऐसे सोचिए। देखिए, सारे गाने कहाँ से निकलते हैं? मुंबई से, है ना? मुंबई से सारे गीत, फिल्में हैं तो गाने हैं।
तो जितने गाने निकलते हैं मुंबई से निकलते हैं, और गानों की शैली से बाबर बहुत प्रभावित हुआ था। तो मुंबई, ऐसे कल्पना कीजिए, बाबर बहुत प्रभावित था, इसलिए वह मुंबई के गानों की तरह गानों की रचना करता था, तो उसका जन्मदाता माना जाता है। दूसरी चीज़, ये अनुयायी किसके थे? बाबर किसके अनुयायी थे? तो एक सूफी संत थे ख्वाजा उबैदुल्ला अहरियार, इनके अनुयायी थे। अब इनको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, कल्पना कीजिए, बाबर कभी कभी क्या होता था, राजकाज, युद्ध, लड़ाई झगड़े, इनसे कभी कभी जो ऊब जाता, तो ऊब जाता था, तो उबैदुल्ला जो है उनको लेके कहाँ चले जाते थे? अहरियार, तो यहाँ कर लीजिए अरहर के खेत में घुमाने लेते जाते थे। यानी जब वो युद्ध, लड़ाई झगड़े, इन सबसे कभी कभी ऊब जाता था, तो उसके गुरु कौन हुए? उबैदुल्ला। वो उसको कहाँ लेके चले जाते थे? अरहर के खेत में। तो जैसे ही सोचिएगा अरहर के खेत में, अहरियार तुरंत दिमाग में आ जाएगा। और बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उनका बड़ा पुत्र हुमायूं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से बाबर की से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुए। आशा है ये आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी होगा, प्लस आपको कम से कम 70 से 80% तो पहली बार में दिमाग में बैठेगा ही, और दूसरी बार में हमें उम्मीद है आपको याद भी हो जाएंगे। यानी इतना पक्का है एग्ज़ाम में टिक मार देंगे तो वो 99% सही ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।